गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था आपका? बेसिकली पी के वैल्यूज। ठीक है, तो मेनली हम पी के वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको जनरली कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी बताई थी कि हमें आइडिया होना चाहिए कि ये पी के वैल्यू जो साइड चेन्स की हैं वो, जैसे बेसिक अमीनो एसिड की क्या पी के वैल्यू होती है, एसिडिक की क्या होती है, ठीक है। सो ये हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में कि जैसे कोई भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि उसका उस पे जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि जैसे वो कौन से पीएच वाले सॉल्यूशन में है, ठीक है। जैसे ये एक अमीनो एसिड हमने बनाया था, इस पे +1 चार्ज है, ठीक है। अब एक फॉर्म दिखाई थी जिसमें 0 चार्ज है, एक फॉर्म दिखाई थी जिसमें -1 चार्ज है। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि पीएच के ऊपर, या जनरली जैसे पी के वैल्यू होती है। पी के वैल्यू हमें क्या बताती है कि किसी ग्रुप की हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी कितनी है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ना, अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे हमने कहा था कि COH है, वो हाइड्रोजन आयन लूज करना चाहता है। जनरली हम पढ़ते थे ना, एसिड्स की डेफिनेशन ही क्या होती है, जो हाइड्रोजन आयन लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पी के वैल्यू अगर कम है तो हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा है। जैसे COH की वैल्यू हमने लिखी थी NH3 पॉजिटिव की, तो हाइयर वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, उनकी हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी क्या आपकी कम है, ठीक है। जैसे हमने बेसिक अमीनो एसिड जो पढ़े थे, सबसे ज्यादा वैल्यू थी गुआनिडीन साइड चेन ऑफ आर्जिनिन, जिसकी वैल्यू थी 12.48। तो वो सबसे ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है। क्योंकि ये आपको वैल्यूज पता होंगी ना, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये हमें, ये जो जैसे हमने थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हमें पी के वैल्यू जो साइड चेन्स के होते हैं उस पर बेस भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या फॉर्मूला बताया था, अगर तो दो वैल्यू गिवन है तो सिंपली आपने दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होती है जिसके ऊपर किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज 0 होता है। लेकिन फिर हमने कहा था अगर 3 वैल्यूज गिवन है तो फिर वहां पे मैं क्या करूंगा, तो वहां पर जैसे हमने कहा था कि बेसिक और एसिडिक में तो साइड चेन की तो वैल्यू लेनी है। अब बेसिक में साइड चेन में NH3 पॉजिटिव था तो दूसरी वैल्यू भी मैंने NH3 पॉजिटिव की लेनी है। एसिडिक में हमें एक वैल्यू साइड चेन की लेनी है, साइड चेन में COH ग्रुप है तो दूसरी वैल्यू भी साइड चेन की लेनी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जैसे सिस्टीन और टायरोसिन का हमें याद रखना है। टायरोसिन में हमने साइड चेन की वैल्यू नहीं लेनी है। सिस्टीन के अंदर हमने साइड चेन की वैल्यू लेनी है जो SH ग्रुप है, और साथ में हमने COH की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो जनरली यही होता है कि अगर आपको 3 वैल्यू गिवन है, ठीक है, जनरली जैसे आप अगर यहाँ पे लाइसिन की बात करो तो जैसे हमने कहा था कि हमें 3 वैल्यूज अगर गिवन है, ठीक है, तो 3 में से अगर 2 वैल्यू हायर साइड पे हैं, सो इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि वो एक बेसिक अमाइनो एसिड है। लेकिन अगर 3 में से 2 वैल्यू कम है, लोअर साइड पे है, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि वो एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब पहले हम कुछ, जैसे एक मैं आपको ये बता रहा था कि पीएच पीआई से ज्यादा है या पीएच पीआई से कम है, ठीक है, तो उस प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के, और किसी भी पेप्टाइड के ऊपर हम चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो मुझे पता है कि चार्ज क्या होता है, 0, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे चार्ज क्या होता है, 0, ठीक है। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हमने क्या कहा था, चार्ज क्या होता है, 0, ठीक है। अब ये देखना है कि पीएच अगर पीआई से ज्यादा है और पीएच पीआई से कम है तब क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे समझते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर ना एक ग्रेडियंट बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए या हमें एग्जैक्टली याद रहे, ठीक है, जैसे हम एक ग्रेडियंट बनाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है आपने कौन से पीएच वाला ग्रेडियंट बनाना है, मतलब या क्या रेंज बनानी है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने, मान लो पीएच, फॉर एग्जांपल हमने 1 से स्टार्ट करा, कि जैसे यहाँ pH 1 है, यहाँ pH 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है,
फॉर एग्जाम्पल 6 है आपका, 7 है, 8 है। ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास मटेरियल्स आते हैं जिसकी हेल्प से हम पीएच की रेंज बना सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम एम्फोलाइट्स। क्या बोलते हैं? एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स बेसिकली आपके पॉली कार्बोक्सी पॉली अमाइनो एसिड्स होते हैं। एम्फोलाइट्स क्या होते हैं? पॉली कार्बोक्सी पॉली अमाइनो एसिड्स। पॉली कार्बोक्सी पॉली अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इनकी हेल्प से हम पीएच की रेंज बना सकते हैं। पॉली कार्बोक्सी पॉली अमाइनो एसिड्स। तो एम्फोलाइट्स वो कंपाउंड है जिनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? पीएच की रेंज बना सकते हैं। ठीक है, अब वो जैसे मेरे को डिपेंड करता है, मैंने 1 to 8 बनाना है, 5 to 13 बनाना है, तो अलग अलग आते हैं ये। ठीक है, कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम एक रेंज बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक तो पहले आपको याद रखना है किस तरफ कैथोड है किस तरफ एनोड है। जिस तरफ पीएच कम होती है उस तरफ एनोड होता है। एनोड पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एनायन जाता है। कैथोड पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, क्योंकि यहां पर कैटायन जाता है। एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो आप कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एक प्रोटीन है। ठीक है, मान लो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है। हमने कह दिया कि एक प्रोटीन है, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या? 4 है। मतलब 4, जब 4 pH है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जब pH 4 है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया कि उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 4 है। और ऑब्वियसली क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो वो पीएच है जिसके ऊपर उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है, ना तो वो कैथोड की तरफ जाएगा ना वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो चार्ज ही नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करा, जैसे हम इसी प्रोटीन को मान लो मैंने यहां पे रख दिया जहां पे pH 3 है। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने कहां पे रख दिया? जहां पे pH 5 है। इसी प्रोटीन को उठा के आपने रख देना है। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या है कि जब pH पीआई से ज्यादा है, क्योंकि 5 is greater than 4। और दूसरी तरफ क्या सिचुएशन है कि पीएच जो है वो पीआई से कम है। एक तरफ पीएच पीआई से ज्यादा है, दूसरी तरफ पीएच पीआई से कम है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, कोई भी, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल है, चाहे कोई अमीनो एसिड है, कोई प्रोटीन है, वो चाहता है कि उसके ऊपर चार्ज 0। क्योंकि किसी के ऊपर चार्ज होता है तो हम कहते हैं वो रिएक्टिव है, वो अनस्टेबल है। अब ये प्रोटीन है, अब इसको अपने चार्ज को 0 करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको पता है कि इसका चार्ज 0 कहां पर होता है? 4 पे। तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये किस तरफ जा रहा है? एनोड की तरफ। और एनोड की तरफ क्या जाता है? एनायन। इसका मतलब अगर पीएच पीआई से ज्यादा है तो उस प्रोटीन या अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा और वो जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर पीएच पीआई से कम है तो अब उसको पता है कि मेरा चार्ज 0 कहां पर होता है? कैथोड पे। मतलब अगर मैं कैथोड की तरफ जाऊंगा, अब कैथोड की तरफ क्या जाता है? कैटायन। इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो इसको चाहे आप वैसे भी आपको याद रखना है। एक्चुअली कहने का मतलब क्या है ना, कोई भी एक प्रोटीन है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि उस प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है, तो अगर इस सॉल्यूशन की पीएच 4 है तो उस प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज है? 0। लेकिन अगर इसी प्रोटीन को मैं उस सॉल्यूशन में डाल दूं जिसका पीएच 5 है, क्योंकि यहां पर तो पीएच और पीआई सेम है तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है। लेकिन इसी प्रोटीन को अगर मैं ऐसे पीएच वाले सॉल्यूशन में डाल दूं जिसकी पीएच ज्यादा है या कम है, तो क्या होगा? उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो प्रोटीन्स के ऊपर ना हम ऐसे नहीं कह सकते कि दे हैव सम फिक्स चार्ज। देयर चार्ज इज चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आगे जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आगे हम एक पढ़ेंगे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, वो उससे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना, इसमें हम सेपरेटली चार्ज के बेस पे करते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन क्या फ्रेम करेगा? वो कहेगा कि ये पीएच है, ये पीआई है। ठीक है, आप बताओ कौन सी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी चूज करोगे? इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है, एक होती है कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, एक कौन सी क्रोमेटोग्राफी होती है? कैटायन एक्सचेंज। अब कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है, जो एक्सचेंजर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो कैटायन एक्सचेंजर होते हैं ना, कैटायन एक्सचेंज होते हैं, कैटायन वाले मतलब एसिडिक होते हैं ये, भले इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को।
क्योंकि कटायन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं अनायन एक्सचेंजर। अनायन एक्सचेंजर के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। कैटायन एक्सचेंजर पे चार्ज होता है नेगेटिव। एक्सचेंजर पे नेगेटिव चार्ज है। अनायन एक्सचेंजर पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। अगर मेरे प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं कौन से एक्सचेंजर यूज करूंगा? कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब पीएच पीआई से कम है। लेकिन अगर मेरे प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो मैं कौन सा एक्सचेंजर चूज करूंगा? एनायन एक्सचेंजर, क्योंकि एनायन एक्सचेंजर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। एनायन एक्सचेंजर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि पीएच पीआई से ज्यादा है तब क्या चार्ज होगा? पीएच, जैसे वो क्वेश्चन आपको ना एक पेप्टाइड देगा, वो कहेगा पहले तो इस पे चार्ज निकालो और फिर बताओ कौन सी क्रोमेटोग्राफी करोगे। तो पहले आपको उस पर चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया देन आई विल गो फॉर द कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो आई विल गो फॉर अनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पर ना हम दो तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन होता है कि दे विल आस्क यू कि आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालो। दूसरा क्वेश्चन होता है पेप्टाइड पे चार्ज निकालो। और तीसरा, अगर अगर वो इसके साथ लिंक कर दे, टेक्निक के साथ, कि मतलब चार्ज भी निकालो और टेक्निक से भी लिंक कर दो, ठीक है। जैसे मैं एक आधा पहले आपको बेसिक क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे मान लो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। वो कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीएच एट विच द नेट चार्ज इज जीरो फॉर द मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाटा शोन बिलो। हमारे पास एक डाटा गिवन है, वो कह रहा है कि कौन सी एक अप्रोप्रिएट पीएच बताओ जिस पर नेट चार्ज जीरो होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे ये कौन सा अमीनो एसिड लग रहा है आपको? ये ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। अभी देखो यहां पर वैल्यूज गिवन है, PKA1, PKA2 और PKA3। अब वो कह रहे हैं कि इस केस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ क्या होगा। तो बताओ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आना चाहिए? जैसे अब तीन वैल्यू हैं, आप बताओ तीन में से कौन सी दो वैल्यू हम लेके चलें। अब देखो क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर पहले लिया, PK1 के ऊपर किसने हाइड्रोजन आयन लूज करा? ECOH ने। PK2 पे किसने लूज करा? ECOH ने। PK3 पे किसने लूज करा? NH3 पॉजिटिव ने। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि कई बार वो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मान लो उसने आपको PH5 दी होती, PH5 पे अमीनो एसिड किस फॉर्म में होगा, तो आपका आंसर होगा ये वाला। क्योंकि अगर पीएच जो है वो PK से ज्यादा है, इसका मतलब उसने हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया है। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में अमीनो एसिड चाहिए, पीएच शुड बी ग्रेटर देन 9.94 या 9.94 होनी चाहिए, क्योंकि 9.94 वैल्यू के ऊपर ये NH3 पॉजिटिव अपना हाइड्रोजन आयन लूज करे, ठीक है। तो ये देखो ना, यू हैव वन अमीनो एसिड बट यू कैन सी इट्स डिफरेंट फॉर्म। अगर पीएच PK से ज्यादा है तभी वो हाइड्रोजन आयन लूज करेगा, या इक्वल है, मतलब जैसे PK, अगर अगर आपकी मान लो अगर आपकी PH1 है तो अमीनो एसिड इस फॉर्म में होगा। जैसे ही वैल्यू 2.02 या उससे ज्यादा होगी तो फिर वो इस फॉर्म में चला जाएगा। जैसे वैल्यू 3.80 है उससे ज्यादा होगी तो इस फॉर्म में चला जाएगा। और जैसे वैल्यू 9.94 या उससे ज्यादा होगी तो इस फॉर्म में चला जाएगा। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? व्हाट विल बी द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर, मतलब जो हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल दे रखा है या जो भी अमीनो एसिड दे रखा है। पहले आप ये देखो ना कि तीन में से कौन सी दो वैल्यू लोगे आप? यू हैव थ्री वैल्यूज। हम्म 2.02 and 3.80. ठीक है। अब देखो ना इसके अंदर हमें क्या करना है,
कि अब आप वही, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 3 वैल्यूज गिवन है, तो 3 में से आपने जैसे 2 वैल्यूज लोअर साइड पे लेनी है। जैसे एक वैल्यू तो हमने साइड चेन की लेनी है, दूसरी वैल्यू किसकी लेनी है आपकी, जैसे एक वैल्यू तो हमने साइड चेन की लेनी है, दूसरी वैल्यू वो लेनी है जैसे साइड चेन का नेचर है। तो इसके अंदर हम 3.80 प्लस 2.02 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 2.91, 2.91। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, हमें आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं इन द ट्राइपेप्टाइड शोन बिलो आर इंडिकेटेड इन द स्ट्रक्चर। अब देखो ना, इसमें वही है कि अब जैसे ये ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है, अब इसमें मेरे को 3 वैल्यूज दिख रही हैं। एक है 9.8, ठीक है, एक है 2.2, एक है 10.5। ठीक है, अब जैसे ये ना कि इंडिविजुअल अमीनो एसिड तो है नहीं ये, बट सिंपल सी बात है कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जैसे अगर 3 वैल्यूज हैं, अब उसमें से देखो 2 वैल्यू हायर साइड पे कौन सी हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें अगर पीआई निकालना है तो हमें क्या करना है, 9.8 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आंसर आएगा आपका 10.15, कि नहीं। ठीक है, तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको सिंपली वो वैल्यूज देंगे और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें हम चार जोन पेप्टाइड कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में भी आता है, या जैसे आईटी जैम, इन सब एग्जाम्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, फिर आप खुद करोगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस आते हैं गेट के एग्जाम में, उसने आपको कहा कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द फॉलोइंग पेप्टाइड एट pH 7। ठीक है, दे सिंपली गिवन मी ए पेप्टाइड एंड दे हैव जस्ट गिवन मी ए pH 7। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, पहला आपने क्या करना है, पहला जो आपका स्टेप है, पहले आपने इधर NH3 पॉजिटिव लिख देना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये एन टर्मिनस होता है, और लास्ट में आपने COH लिख देना है। क्या लिख देना है, COH। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो साइड चेन है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि जनरली 7 ही साइड चेन्स हैं जिनकी पीके वैल्यू है। ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और टायरोसिन। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, बाकी की जो साइड चेन है उनके ऊपर चार्ज ही नहीं है। जैसे वैलिन है, अब देखो क्या ना, वैलिन के जो COH है उसने तो एस्पार्टिक एसिड के NH2 के साथ बॉन्ड बना लिया, वही पेप्टाइड बॉन्ड बना है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, जो अल्फा कार्बन होता है फर्स्ट वाले का बस NH3 पॉजिटिव फ्री होता है, लास्ट वाले का COH फ्री होता है। जैसे ये मान लो एस्पार्टिक एसिड है, इसके COH ने बॉन्ड बनाया था वैलिन के साथ, और इसके NH2 ने बॉन्ड बनाया था एस्पाराजिन के साथ, तो वो तो फ्री होते ही नहीं है। ठीक है, अब वैलिन की साइड चेन कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती तो आपने कुछ नहीं लिखना। अब एस्पार्टिक एसिड जो है उसमें आप लिखोगे COH, क्योंकि इसकी साइड चेन में COH होता है। एस्पाराजिन की कंट्रीब्यूट नहीं करती। लाइसिन में हम क्या लिखेंगे, NH3 पॉजिटिव, ना सीरिन की है ना आइसोल्यूसिन की है। ठीक है, अब मैंने ये सबसे पहले मैंने क्या करना है, NH3 पॉजिटिव N टर्मिनस पे, COH C टर्मिनस पे। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि जो जो अमीनो एसिड जैसे हमने पढ़े हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बस आपने जैसे एस्पार्टिक एसिड में COH लिख देना है और लाइसिन में NH3 पॉजिटिव लिख देना है। ठीक है, अब पीएच यहां पर कितनी गिवन है मुझे, 7। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये जो NH3 पॉजिटिव है ये pH 7 पे अपना हाइड्रोजन आयन लूज करेगा। मैंने अभी आपको रेंज बताई थी कि जनरली जो NH3 पॉजिटिव के लिए जो रेंज है वो कितनी होती है, 8.8 टू 11 जनरली। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत तो वेरिएबल हो सकती हैं, बट जो जैसे अगर हम इस टेबल में देखें, वैसे अगर हम इस टेबल को एनालाइज करें, जैसे आप ये वैल्यूज देखो सारी, जो PK2 वैल्यूज है। ठीक है, देखो 9.60, 9.69, 10.96, 9.62, 9.60, 9.68, 9.21,
9.13, 9.11, 9.39, 9.15, 9.62, 10.28, 8.80, कोई भी वैल्यू 8.8 से, कोई है 8.8 से कम, देखो साइड चेन की अलग बात है, कोई भी वैल्यू आप देखोगे 8.8 से कम कोई है ही नहीं, सारी की सारी वैल्यू 8.8 से ज्यादा ही होती हैं। इसका मतलब pH 7 पर ये तो हाइड्रोजन आयन लीव नहीं करने वाला, ठीक है। COH के लिए हमने वैल्यू लिखी थी 1.8 टू 2.4, ठीक है। और अगर आप साइड चेन की वैल्यूज भी देखो तो वो भी जैसे कितनी है, 3.65 फॉर एस्पार्टिक एसिड, 4.65, 4.24 फॉर ग्लूटामिक एसिड। इसका मतलब pH 7 पे, अगर pH 7 है तो ये तो अपना हाइड्रोजन आयन लीव कर देगा, क्योंकि पीएच जो है वो आपकी पीके से ज्यादा है, ठीक है ना। इसके लिए पी के वैल्यू कितनी थी अभी आपकी, 4.25। अभी आपने देखा ना साइड चेन के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, 4.25। तो इसका मतलब एस्पार्टिक एसिड तो अपना हाइड्रोजन आयन लीव कर देगा, ऐसे ही ये भी लीव कर देगा। क्योंकि देखो ना, आपको मैंने पहले ही बताया ना कि COH के लिए कंपेरिट जो वैल्यूज हैं पीके की वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। अब देखो इसमें प्लस वाले कितने हैं, 2, माइनस वाले भी कितने हैं, 2, तो +2 - 2 कितना हो गया, 0। तो यह आंसर है बस। तो इस पेप्टाइड के ऊपर pH 7 पे चार्ज 0 होगा। आया नहीं आया समझ में? हम्म। क्या डाउट है? देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, NH3 पॉजिटिव लिखना है, COH लिखना है, और साइड चेन में अगर COH है तो COH लिख दो, NH3 पॉजिटिव है तो NH3 पॉजिटिव लिख दो। अब आपको मैंने जो रेंज भी बताई थी, NH3 पॉजिटिव के लिए रेंज जनरली 8.8 टू 11 है, और COH के लिए क्या है आपकी, 1.8 टू 2.4। तो pH 7 है तो COH तो हाइड्रोजन आयन लूज कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको जैसे एस्पार्टिक एसिड की साइड चेन की वैल्यू चलो 1.8 और 2.4 के बीच में तो नहीं है, बट इट इज स्टिल 4.25, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइसिन के साथ NH3 पॉजिटिव थी, इसकी वैल्यू हमने कल लिखी थी 10.53, तो ये तो लूज नहीं करने वाला, ठीक है। और ये COH भी लूज कर देगा। तो अब क्या हुआ कि इस COH ने भी लूज कर दिया, इसने भी लूज कर दिया, तो -1 -1 -2 हो गया, और ये प्लस प्लस +2 -2 0 हो गया। तो pH 7 के ऊपर इस पेप्टाइड के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। देखो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ेगा, जैसे अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें तो आपको वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है। उसमें आपको वैल्यूज भी गिवन है और फिर आप उस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको एक पेप्टाइड दे रखा है, ठीक है। जैसे अभी आप इस सीक्वेंस को बनाना, उसके बाद हमें पूछ रहा है कि दो पीएच दिए हैं, pH 7 और pH 12, इस पेप्टाइड के ऊपर क्या चार्ज होगा pH 7 और 12 के ऊपर, ठीक है। और हमें जैसे पी के वैल्यूज बता रखी हैं, अल्फा कार्बोक्सिल की बता रखी है, अल्फा कार्बोक्सिल मतलब जो अल्फा कार्बन के साथ COH है, साइड कार्बोक्सिल भी बता रखा है, अल्फा अमीनो की वैल्यू भी दे रखी है, टायरोसिन की भी वैल्यू दे रखी है, और जो साइड चेन अमीनो है उसकी वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। इसमें तो आपको वैल्यूज भी गिवन है, वैसे तो नहीं भी गिवन होती क्वेश्चन हम तब भी कर सकते थे, बट वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन कि कौन सा ग्रुप किस पीएच के ऊपर हाइड्रोजन आयन लूज करेगा। तो आपने pH 7 और pH 12 के ऊपर इस पेप्टाइड के ऊपर चार्ज निकालना है, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। पहले आप सीक्वेंस लिखो। देखो पहले पहला स्टेप क्या है, NH3 पॉजिटिव COH। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड आए हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप खुद करोगे। देखो ग्लूटामिक एसिड की साइड चेन होगी, और आगे इधर भी ग्लूटामिक एसिड की होगी, और एक आप टायरोसिन की लिखोगे, क्योंकि टायरोसिन का भी OH ग्रुप होता है ना, उसकी भी पी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और तो कोई भी अमीनो एसिड ऐसा नहीं है जिसकी हमने साइड चेन लिखनी है। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई।
ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, COH। ठीक है, अब साइड चेन जैसे मैंने आपको बताया ग्लूटामिक एसिड किया है, तो उसका COH लिख दो। ठीक है, उसके अलावा फिर आप अगेन यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, उसका आप COH लिख दो, और टायरोसिन का आप OH लिख दो। यही हमने डिस्कस किया है। अब देखो आपको सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब एक हमें पीएच कौन से पीएच पे निकालनी है, 7। जैसे पहले हम pH 7 की बात करते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा NH3 पॉजिटिव है, जो अल्फा के साथ होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर लेबलिंग भी कर दूं, ये NH3 पॉजिटिव अल्फा वाला है, ये COH साइड चेन वाला है, ये COH भी आपका साइड चेन वाला है, OH ऑब्वियसली ये भी टायरोसिन की साइड चेन वाला है, और ये COH अल्फा वाला है। अब यहां पर जो वैल्यूज मुझे गिवन है, अल्फा कार्बोक्सिल की वैल्यू मुझे 3.5 to 4 गिवन है। इसका मतलब अगर pH 7 है, तो ये तो अपना हाइड्रोजन आयन लीव कर लेगा। कौन सा आपका, ये अल्फा वाला, इट विल बिकम CO नेगेटिव। ठीक है, फिर उसने हमें कहा कि जो साइड चेन कार्बोक्सिल है, उसकी वैल्यू भी 7 से कम है। इसका मतलब ये भी लीव कर देगा, और ये वाला भी आपका लीव कर देगा। ठीक है, अल्फा अमीनो की वैल्यू 7 से ज्यादा है, दिस विल नॉट बी गोइंग टू लीव इट्स हाइड्रोजन आयन। फिनोलिक टायरोसिन की वैल्यू भी 7 से ज्यादा है, इट विल ऑल्सो नॉट बी गोइंग टू लीव इट्स हाइड्रोजन आयन। और साइड चेन अमीनो की वैल्यू भी 7 से ज्यादा है। ठीक है, मतलब pH 7 पे तो COH ही लूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर -1, -2, -3, और प्लस वाले कितने हैं, +1 प्लस वाले कौन कौन से हैं आपके। हम्म, हाँ, एक हमने यहाँ पे नहीं बनाया ना, इसकी साइड चेन का भी NH3 पॉजिटिव है ना। अब माइनस कितने हैं, -1, -2, -3, और प्लस कितने हैं, 2। तो -3 + 2 कितना हो गया, -1। अब दूसरी pH है 12। अब आप देखो जो भी वैल्यूज आए, चाहे आपकी अल्फा अमीनो है, चाहे टायरोसिन की जो साइड चेन है, चाहे आपका जो साइड चेन ऑफ लाइसिन है। ठीक है ना, अल्फा अमीनो हो गया, फिनोलिक जो टायरोसिन का OH ग्रुप है, और जो साइड चेन है लाइसिन की, सभी की वैल्यू 12 से कम है। इसका मतलब ये अपना हाइड्रोजन आयन लीव कर देगा 12 के ऊपर। ठीक है, ये भी लीव कर देगा, और ये भी लीव कर देगा। मतलब तीन ही ग्रुप्स रह गए थे ना जिसने लीव नहीं किए हुए थे, क्योंकि उनकी वैल्यू 7 से ज्यादा थी, बट 12 से कम है। अब इसका मतलब, अब -1, -2, -3, -4, तो चार्ज कितना आ गया, -4, क्योंकि प्लस तो अब है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा, -1, -4। पता लगा कैसे करते हैं, सही है। देखो आपको ना, अब देखो क्या होता है, अगर पी के वैल्यू नहीं भी गिवन होती, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये सारी वैल्यूज नहीं गिवन है, देखो अब आपको थोड़ा सा आइडिया है ना कि COH की जितनी भी वैल्यूज हैं वो तो 7 से कम ही है, तो COH लूज करेंगे। और आपको पता है कि जैसे इसमें ग्वानिडीन साइड चेन नहीं है, उसकी वैल्यू बस 12.48 होती है। बाकी आपने जितनी भी वैल्यूज देखी थी वो देवर लेस देन 12। तो जो भी NH3 पॉजिटिव है, जैसे अब OH जो फिनोलिक भी था, जैसे इसमें जो आपका टायरोसिन था, देखो उसकी OH की वैल्यू 10.07 थी, वो भी 12 से कम है। ठीक है, तो अगर नहीं भी वैल्यू गिवन होती, तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते। ठीक है, मतलब pH 7 पे से कम COH की वैल्यूज हैं, और 12 से, अगर हम 12 से कम की बात करें, तो चाहे NH3 पॉजिटिव है, टायरोसिन का OH ग्रुप है, सभी के सभी pH 12 पे अपने हाइड्रोजन आयन को लीव कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दे आस्क्ड। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, आपको यहां पर एक पेप्टाइड दे रखा है। ठीक है, टायरोसिन, वैलिन, आर्जिनिन।
पीएच है 5, ठीक है। इसमें भी आपको पी के वैल्यूज गिवन है। अल्फा की वैल्यू गिवन है कितनी, मतलब जो अल्फा अमीनो है उसकी वैल्यू गिवन है 9.6, अल्फा कार्बोक्सिल की वैल्यू गिवन है 2.3, और टायरोसिन और आर्जिनिन इनकी साइड चेन की वैल्यू दे रखी है 10.46 एंड 12.48 रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास टायरोसिन है, वैलिन है और आर्जिनिन है। तो आप बताओ pH 5, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस पेप्टाइड एट pH = 5। तो बताओ इस पे क्या चार्ज होगा। ठीक है, तो हमें चार्ज निकालना है pH 5। पहला स्टेप क्या था, आप NH3 पॉजिटिव यहां लिख दो और COH आप यहां लिख दो। ठीक है, जैसा कि हमने पहले कहा। अब देखो टायरोसिन की भी साइड चेन होती है और आर्जिनिन की भी साइड चेन की पी के वैल्यू होती है, वो भी हमें गिवन है। ठीक है, अब मेरे को पीएच क्या दी हुई है 5, कि इस पीएच के ऊपर जो pH 5 है, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द पेप्टाइड एट pH = 5। ठीक है, अब देखो क्या pH 5 जो है, ठीक है, अब NH3 पॉजिटिव तो नहीं लूज करने वाला क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 9.6। ठीक है, और ना ही टायरोसिन और आर्जिनिन की साइड चेन लूज करने वाली है। सिर्फ जो अल्फा का कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला COH है वही CO नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और तो किसी ने अपना हाइड्रोजन आयन लीव करना नहीं है। ठीक है, तो +1 +1 +2 +2 -1 = +1। सो इस पे नेट चार्ज कितना होगा आपका 1, क्या नहीं। ठीक है, तब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द फॉलोइंग पेप्टाइड। जैसे आपको एक पेप्टाइड दे रखा है pH 5 पर, इस पेप्टाइड पे क्या चार्ज होगा। निकालिए इस पे क्या चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सीक्वेंस हमें, वैसे होता है वेरी हार्मफुल, बट यू नहीं होता तो उसने यहाँ पे FIR लिख दिया। पढ़ा था वेरी हार्मफुल है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही है, पहले आपने NH3 पॉजिटिव लिखा और एक तरफ आपने लिखा COH। ई कौन सा अमीनो एसिड था आपका, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का COH ग्रुप हम लिखेंगे, आर्जिनिन का NH3 पॉजिटिव लिख देंगे, टायरोसिन का OH लिख देंगे। अब हिस्टिडीन है इसका भी हम जैसे NH3 पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, फिर आर्जिनिन का अगेन NH3 पॉजिटिव, फिर टायरोसिन का दोबारा OH। ल्यूसिन है ये, लाइसिन तो के होता है। बस यही तो प्रॉब्लम है, तभी कहा था सिंगल लेटर वर्ड याद होने चाहिए। अब लाइसिन लिख लिया इसको, उस पे NH3 भी लगा दिया, वेरी गुड। ल्यूसिन है, लाइसिन के था। मैंने आपको बताया ना, इसलिए डिफरेंट भी होते हैं, जैसे अब सिंगल लेटर वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अब pH 5 है, pH 5 पे ये तो लूज कर देगा, मतलब ये तो चलो हम हमें पता है कि जो अल्फा वाला होता है वो तो लूज कर ही देगा। दूसरा कौन सा लूज करेगा, ग्लूटामिक एसिड का भी, क्योंकि उसकी वैल्यू भी हमने देखी थी, दैट वाज 4.25। ठीक है, और कोई लूज करेगा नहीं। तो क्या चार्ज बनेगा, प्लस कितने हैं 1 2 3 4, और माइनस कितने हैं 2, +4 है ना, -2 है, तो क्या आंसर आएगा +2। आपने क्या निकाला था, -2 फिर भी कैसे आया, क्योंकि वो NH3 पॉजिटिव भी लिख दो। ये माइंड में रखा है क्योंकि सिर्फ दो एक्स निकल रहे थे COH ग्रुप से, तो मैंने -2 वो लिख दिया। फॉर्चुनेटली यहाँ पे +4 हो रहा है, तो मेरा मतलब वैल्यू से मैं चार्ज मतलब साइन कर ऐसा इनका क्वेश्चन ही गलत है। देखो क्या होता है ना, पहले तो क्योंकि कहीं पे भी आप मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, देर आर चांसेस।
मतलब वही ना, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मे बी ऑप्शंस के अंदर शायद वो ऑप्शन भी होगी जो आपने शायद करी है। तो आपको मतलब ध्यान से देखना है। वही ना, आपको सिंगल लेटर वर्ड्स याद होने चाहिए। जैसे पहली मिस्टेक अब हमने आपके सामने देखी, पहले वाले क्वेश्चन आपने जैसे ठीक करे, बट उसमें सिंगल लेटर वर्ड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो एक गलती हमने ये कर दी कि एल को ग्लाइसिन मान लिया आपने। दूसरा फिर वही चांसेस है कि अगर आपने किसी ग्रुप को नहीं माना, जैसे अब वो कह रहा है कि मैंने COH तो मान लिया, NH3 को मानना ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आप कह ही नहीं सकते ना कि सेम क्वेश्चन आएगा जो हम कर रहे हैं। एनी सीक्वेंस दे कैन गिव यू, ठीक है, एनी सिचुएशन दे कैन गिव यू। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, यू नीड टू आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? +2। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या ना, आपकी थ्योरी जो है, पहले वो थ्योरी आपकी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जिसको पी के वैल्यूज का नहीं पता कि मतलब पी के वैल्यू होती क्या है, या जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ, ये वाला ग्रुप अपना हाइड्रोजन लीव कर देगा इस पीएच के ऊपर, ये नहीं लीव कर पाएगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये सब चीजें, एक तो होता है ना कि चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ सकता। पहले आपको पी के वैल्यू की समझो, और जो थोड़ी बहुत वैल्यूज हमने याद करी हैं, पी के वैल्यू इज द पीएच एट विच ए ग्रुप जो है वो अपना हाइड्रोजन लीव करता है। ठीक है, अगर वैल्यू अगर पीएच की वैल्यू पीके से कम है तो वो हाइड्रोजन आयन लीव नहीं करेगा। जैसे पीएच की वैल्यू पीके के इक्वल या उससे ज्यादा होगी तो वो ग्रुप हाइड्रोजन आयन लीव कर देगा, सीधा सा फंडा है। ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने आपको वो सब चीजें बताई। और आपने देखा ना, या तो क्वेश्चन आ रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालो, या क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपको बेसिकली जो है वो चार्ज निकालो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक टाइप का क्वेश्चन आया था, अब इसके अंदर उसने दोनों कंसेप्ट को मिक्स करा। जैसे एक तो उसने कहा कि आपके पास ये टेट्रापेप्टाइड्स हैं, और उसने आपको 3 टेट्रापेप्टाइड दिए। ठीक है, पहले तो वो कह रहे हैं कि पीएच 7 पे इन तीनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, पहले तो इन पे चार्ज निकालो। ठीक है, जैसे ऑप्शंस भी गिवन है। वो कह रहा है अगर हम इस मिक्सचर को सेपरेट करना है, जैसे ये जो अबव टेट्रापेप्टाइड्स हैं इनको हमने सेपरेट करना है, कौन से कॉलम से? कैटायन एक्सचेंज कॉलम से। अब कैटायन एक्सचेंज कॉलम पे मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज होता है, और वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। ठीक है, और pH 7 ही है। तो कौन सा टेट्रापेप्टाइड सबसे लास्ट में बाहर आएगा? हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा टेट्रापेप्टाइड सबसे लास्ट में बाहर आएगा। ठीक है, पहले तो आप चार्ज निकालो, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैटायन एक्सचेंज कॉलम पे हमने क्या क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? आपके पॉजिटिव को। किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को। तो करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेट्रापेप्टाइड्स गिवन है और हमें pH 7 पे चार्ज निकालना है। ठीक है, पहला टेट्रापेप्टाइड क्या है? एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, सिरिन। ठीक है, तो वह है कि आपने एस्पार्टिक एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, सिरिन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने NH3 पॉजिटिव लिखना है, यहाँ पर आपने COH। अब हमें पता है कि जो एस्पार्टिक एसिड है उसमें साइड चेन जो है उसमें COH होता है। ठीक है, अब pH है 7। अब pH 7 पे तो आपको पता है कि सारे COH अपने हाइड्रोजन आयन लीव कर देंगे। ठीक है, तो -3 + 1 कितना हो गया? -2। ठीक है, देखो बाकियों की तो वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक ही ऑप्शन में P पे चार्ज -2 दे रखा है। ठीक है, बट स्टिल, जब अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बट वही ना, एग्जाम में सिर्फ आपने इस पे भी चार्ज निकाल लिया होता तो आपका आपको बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, दूसरे में क्या दे रखा है? ग्लाइसिन, सिरिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। ठीक है, तो इसमें भी NH3 पॉजिटिव, COH। अब इसमें देखो सिर्फ किसका होगा? NH3 पॉजिटिव इसका, तो इस पे तो +2 ही चार्ज आ गया। तो सॉरी, pH 7 पे ये तो हाइड्रोजन आयन लीव कर देगा, तो +2 -1 क्या आ गया? +1। ठीक है, और क्या दिया हुआ था? ग्लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, एलेनिन। अगेन NH3 पॉजिटिव, COH। अब इधर इधर भी NH3 पॉजिटिव है एक, इधर भी NH3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव है, ये लूज कर देगा। तो +3 -1 कितना आ गया? +2। ठीक है,
अब देखो जो कॉलम है मेरे पास, वो कॉलम कौन सा है? कैटायन। अब कैटायन एक्सचेंज में मैंने आपको बताया था क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। मतलब इसमें जो आपका जो एक्सचेंजर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब देखो आपके पास तीन टेट्रापेप्टाइड है। एक के ऊपर चार्ज है -2। ठीक है। एक के ऊपर चार्ज है +1। और एक के ऊपर चार्ज है +2। अब देखोगे ना, इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है। ये तो सबसे पहले बाहर निकल आएगा, क्योंकि इसको तो ये कॉलम के अंदर टिकने नहीं देगा। मतलब पी तो सबसे पहले बाहर आएगा। अब क्यू और आर में से जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो ज्यादा उसकी बाइंडिंग जो है वो कॉलम के साथ स्ट्रोंगर होगी। ठीक है। इसका मतलब पहले क्यू आ जाएगा और सबसे लास्ट में आर आएगा। क्योंकि माइनस आपके जो कॉलम है उस पर भी माइनस चार्ज है, और आपके टेट्रापेप्टाइड भी माइनस चार्ज है, वो तो कॉलम में टिक नहीं पाएगा ना। ठीक है। तो माइनस वाला तो टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए माइनस वाला सबसे पहले बाहर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा बाहर आएगा आपका? जो +1 वाला, और लास्ट में +2 वाला, क्योंकि +2 पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा टाइम के लिए कॉलम के अंदर रहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया P-2 Q+1 Q+2। और आपका जो R है वो सबसे लास्ट में एल्यूट होगा। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना। और एक जो मैंने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन आया था नेट के पेपर में। इसमें क्या था ना कि पीके ऑफ अमीनो एसिड साइड चेन वाज मेजर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से आपको करेक्ट अरेंजमेंट बतानी थी अमीनो एसिड्स की इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे सीरिन की तो वैल्यू गिवन ही नहीं थी। ठीक है। अगर हम यहां पर देखें, अब जैसे अब लाइसिन की वैल्यू हमें पता है हिस्टिडीन से ज्यादा होती है, और हिस्टिडीन की एस्पार्टेट से ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरी ऑप्शन के अंदर जैसे सेम है, लाइसिन की ज्यादा है, हिस्टिडीन की कम है, एस्पार्टेट की उससे कम है। इधर एस्पार्टेट की हिस्टिडीन से ज्यादा दिखा दी, ये तो गलत है। एस्पार्टेट की साइड चेन की वैल्यू कितनी थी? 3.65। ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। ग्लूटामिक एसिड की कितनी थी? 4.25। अभी देखो ना, आपको मैं वैल्यू दिखाता हूँ। 3.65। ठीक है। मतलब उस वैल्यू को आप हिस्टिडीन से ज्यादा दिखा रहे हो, हिस्टिडीन की साइड चेन की वैल्यू तो 6 थी। इसका मतलब ये तो गलत है। इधर हिस्टिडीन की लाइसिन से ज्यादा दिखा रखी है, तो ये भी गलत है। अब इन्हीं दो में प्रॉब्लम आई ना, सीरिन की पता नहीं थी, क्योंकि सीरिन की दी नहीं हुई थी टेबल में। क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से ये तो सही है, और ये भी सही है, लेकिन सीरिन की वैल्यू मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जो पी के वैल्यूज हैं उसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओ। कई बार आपको पी के वैल्यू गिवन भी होगी, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको खुद से ही जज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीके का कंसेप्ट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट। ठीक है। और कैसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं, और कैसे किसी भी पेप्टाइड के ऊपर हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है। जैसे अभी तक आपने अमीनो एसिड्स पढ़ लिए, ठीक है, उनके हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, हमने पीके का कंसेप्ट देख लिया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट देख लिया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैसे तो देखो क्या होता है, हर एक अमीनो एसिड को बनाने का पाथवे है, हर एक अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन का पाथवे होता है। ठीक है। बट हमें फिलहाल बस ये याद रखना है कि डिफरेंट अमीनो एसिड किससे बनते हैं। ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इन टू द पाथवे, ठीक है, उसमें आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। सो क्योंकि हम तो सारे अमीनो एसिड्स नहीं बना सकते। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे लिए कुछ अमीनो एसिड असेंशियल होते हैं, तो वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो वो हमें डाइट में लेना होता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं या जो बैक्टीरिया है, वो 20 को 20 अमीनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है। अब जैसे प्लांट है, क्योंकि वो तो सारे अमीनो एसिड बना सकता है, तो उसकी ना फैमिलीज हैं। जैसे आप देखो कि जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, ठीक है, ये हम ना आगे जब सिट्रिक एसिड साइकिल या जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, तब हम ये सारे स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। जैसे होता है ना, पायरुवेट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट होता है, आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है, ये सब आगे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलिन और आर्जिनिन बनता है।
मतलब प्लांट अगर अमीनो एसिड्स बनाने हैं, जैसे ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, प्रोलिन और आर्जिनिन, ठीक है, और ये हमारी बॉडी भी बना सकती है क्योंकि ये हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से सिरिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बनता है? एस्पार्टेट, एस्पाराजिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन। मिथ्योनिन, थ्रियोनिन और लाइसिन ये तीनों हमारे लिए असेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को नहीं बना सकती, ठीक है। पायरुवेट से एलेनिन, ल्यूसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन इनको हम ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स बोलते हैं और ये भी हमारी बॉडी नहीं बना सकती। फॉस्फेनॉल, पायरुवेट एंड इरिथ्रोस फोर फॉस्फेट, इससे क्या बन रहा है? ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन। ये तीनों कौन से थे? एरोमेटिक, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन तो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, लेकिन अगर हम फिनाइल एलेनिन डाइट में ले रहे हैं तो हमने पढ़ा था हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब हम फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बना सकते हैं, इसलिए टायरोसिन को हम असेंशियल में काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। और एक है आपका हिस्टिडिन, ये किससे बनता है? राइबोस 5 फॉस्फेट से, ठीक है। तो ये ना थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन क्या आया, उसने ना हमें स्ट्रक्चर्स दिए, जैसे उसने ना हमें 4 कंपाउंड के स्ट्रक्चर दिए, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर दिए, तो आपको खुद ही जज करना था ये किसके स्ट्रक्चर है, और उसके बेस पे फिर आपने बताना था उससे कौन सा अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ना, जब हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेगा तब हम सारे स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो उसने एक स्ट्रक्चर दे दिया, ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है, उसने लिखा नहीं ये पायरुवेट है, आपको खुद ही जज करना था कि ये पायरुवेट है। और फिर क्या था, उसने कहा था कि जैसे मान लो उसने कहा दिया स्ट्रक्चर 4 है, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर है, इससे क्या क्या बनता है। तो अगर उसके आगे लिखा हुआ है कि पायरुवेट से एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन बनते हैं और वो पायरुवेट का ही स्ट्रक्चर है, इसका मतलब वो सही है। तो ऐसे उन्होंने हमें दिया हुआ था, वो हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको, क्योंकि अभी आपको स्ट्रक्चर्स नहीं पता ना इनके, कि अल्फा कीटोग्लूटारेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्सैलो एसीटेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आगे जब स्ट्रक्चर करेंगे, जब वो क्वेश्चन करेंगे तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपने ये याद रखना है कि डिफरेंट बायोसिंथेटिक फैमिलीज कौन सी हैं, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से आप देख रहे हो ये 4 अमीनो एसिड बनते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से ये 3 बनते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट से 5 बनते हैं, पायरुवेट से 4 बनते हैं, फॉस्फेनॉल, पायरुवेट एंड इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट से ट्रिप्टोफैन, फिनाइल और टायरोसिन, ठीक है। वो होता ना, जैसे हम वैसे तो ना तो हम ट्रिप्टोफैन बना सकते हैं ना फिनाइल एलेनिन, ठीक है। लेकिन अगर आप फिनाइल एलेनिन डाइट में ले रहे हो तो हमारी बॉडी फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर सकती है। और राइबोस 5 फॉस्फेट से हमें क्या मिलता है? आपका हिस्टिडिन। क्या मिलता है? आपका हिस्टिडिन, ठीक है। देखो ये 20 के 20 हो गए ना, 4, 3, 7, 5, 12, 16, 3, 19, 120, ये 20 के 20 अमीनो एसिड हो गए आपके, ठीक है। तो आप इसमें से देख सकते हो मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलैलेनिन और हिस्टिडिन, ये सारे हमारे लिए एसेंशियल हैं क्योंकि हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को नहीं बना सकती। कर लो आप चाहे इसको नोट। हम्म। क्रैमिंग वाला, क्रैमिंग तो करनी पड़ेगी। क्रैमिंग तो हर जगह हर सब्जेक्ट में है, किसमें क्रैमिंग नहीं होती है? अच्छा, अगर हम इनकी सिंथेसिस पाथवे बनाते फिर क्या करते आप? सिर्फ एग्जाम बहुत क्लास में बहुत सारे काम होते हैं हम्म। बायोकेमिस्ट्री में, फिर उसके बाद उस पर ऐड ऑन अगर हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स, हम्म। तो फिर बहुत ज्यादा कितनी फैमिलीज हैं? 6 फैमिलीज हैं बस। और कंसिडर करने होते देखो हैं। बात, मैं आपको एक वही बात बता रहा हूँ ना कि जो हम
एक्चुअली क्या होता है ना, हम वो चीज पढ़े ना जो हमें याद भी रहे। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे आया था, और ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा वो आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एक तरफ प्रिकर्सर्स लिखेगा, एक तरफ अमीनो एसिड लिखेगा। सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, एस्पार्टेट जो है वो किससे बनता है? ऑक्सैलो एसीटेट। लोग पता नहीं क्या क्या याद कर लेते हैं, अभी हम इसमें ही वो हो रहे हैं। ये होता है कि थोड़ा सा आपको मतलब जैसे ध्यान रखना है। देखो ना पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो ना दोनों टाइप के क्वेश्चन है। एक अभी हमने जैसे चार्ट निकाला, तो उसके लिए यू नो द अप्रोच, ठीक है, उसके लिए हमें अप्रोच पता होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब ये लर्निंग पार्ट है। देखो याद भी करना है तो आपको ध्यान से याद करना है ना। जैसे अब कोई ऐसे रट के चला गया, ठीक है, पेपर में क्या करा उसने, स्ट्रक्चर दे दिए चार कंपाउंड के, अगर वो जज ही नहीं कर पा रहा ये कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि उसने नाम नहीं दिए, उसने 1 2 3 4 लिख दिया। आपको खुद ही जज करना था कि ये पायरुवेट है, आपको खुद ही जज करना था ये ऑक्सैलो एसीटेट है, वो खुद जज करना है। फिर वो जज करने के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा जो है प्रिकर्सर, कौन सा अमीनो एसिड बनाता है। क्रैमिंग तो अब देखो क्या बोलें, क्रैमिंग तो है ही सही। बट ये होता है कि थोड़ा सा आपको, देखो वही है ना, आपको हम तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको सब चीजें बताएंगे, क्योंकि हमने देखा कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब वही है ना कि वो इन्फॉर्मेशन जब हम एग्जाम देने बैठेंगे, अब पता नहीं ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पाथवेज नहीं बता रहा कि चलो हम अमीनो एसिड को बनाने के पाथवे पढ़ते हैं, ठीक है, एटलीस्ट हम प्रिकर्सर्स याद रखें। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन आता है, सिंपली दे विल गिव यू कि जैसे उसने कहा कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरेट से नहीं बनता है। अब एक ऑप्शन में सेरिन ग्लाइसिन सिस्टीन है, चौथा कुछ भी लिख देगा तो वो नहीं बनता है। बट उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि ग्लाइसिन, सॉरी ये सेरिन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, ये तीनों 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनते हैं। अब ये याद ही करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे इसका तो हम एक वो बना देते हैं, CGS पढ़ते थे ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो देखो सिस्टीन आ गया, ग्लाइसिन आ गया, सेरिन आ गया। तो उसको याद रखने के लिए कोई ना कोई आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी कि नहीं? जैसे अब हमने ये जो अमीनो एसिड पढ़े थे, ये सारे फर्स्ट कैटेगरी में पढ़े थे। एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोप्यूसिन एक साथ पढ़े थे। ये पायरुवेट से बनते हैं। पायरुवेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बाकी जैसे आपने जो, जैसे फोस्फेनोल पायरुवेट है, ये भी हमारा ग्लाइकोलिसिस में बनता है। ठीक है, बट वही बात है ना कि जो पाथवे हैं, जैसे अब ये तीनों अमीनो एसिड जो हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलैलानाइन, टायरोसिन, प्लांट ने तो खुद ही बनाने हैं। ठीक है, हम भी नहीं बना सकते, बट हमारे अंदर अगर फिनाइलएलानाइन आ जाता है तो उससे हम टायरोसिन कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फिनाइलएलानाइन नहीं ले रहे, डाइट में नहीं है, तो फिर आप टायरोसिन भी नहीं बना पाओगे कि नहीं? तो इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा, अब यही तो हमारी आर्ट होनी चाहिए ना कि अब मेरे को इसको याद करना है। याद करने के लिए आपको बैठना पड़ता है, चाहे वो किसी को 10 मिनट में याद हो जाए, किसी को 20 मिनट में, किसी को आधे घंटे में। मेरे पास कंटेंट है, बट उस कंटेंट को याद करना ही तो पहले है ना। कंटेंट याद होगा तभी आप उसको पेपर में अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, आज मेरे पास एक स्टूडेंट आई, वो हमारे पास मतलब नीट के लिए पढ़ती थी पहले। अब उसने देखो 2 ड्रॉप ले लिए हैं। अभी पहले नीट का पेपर हुआ तो उसके स्कोर बन रहा था 597। ठीक है, अब री नीट हुआ तो आ रहा है कितना, कहती 473। दोबारा भी हुआ ना, जो अभी कल रिजल्ट आया है। पहले 597 आ रहे थे, अब 473 आए बस। अब मेरे को वो क्या कह रही है कि जैसे कहीं और, उसने कहते मैं एक और ड्रॉप लूंगी। मैं कहा देखो आपको देखना है। तो वो क्या कि जैसे वो कहीं पे पढ़ने गई होगी 1 महीना, जैसे अभी नीट में गैप आया था ना, तो बच्चे को होता है चलो हम इधर उधर जाएं, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा घर से बाहर निकले। अब वो कह रहे कि मुझे वहां पे जो सर कह रहे हैं कि जो आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, या जो फिजिक्स का कंटेंट है, वो वैसा है ही नहीं जैसा नीट में आता है। मैं यार देखो, मैं कहा, ये तो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना कि मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि वो पढ़ क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे आप उन 11 12 के बच्चों को एडवाइस दिया जाता है आप एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं बच्चे, तो पेपर उसी में से आता है।
ना वो फिजिक्स पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कई स्टूडेंट हमारे पास वैसे ही आते हैं। अब एक लड़का है मेरे पास 12th क्लास में, तो कहता है सर मेरे बायो में नंबर टेस्ट में कम आते हैं, वो कहीं पे कोचिंग ले रहा था। तो मैं कहा फिर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते? कहते एनसीईआरटी तो हमें उन्होंने लगवाई नहीं है। जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं नहीं कह सकता, बट जो बायो है, चाहे बोर्ड का पेपर है चाहे नीट का पेपर है, मतलब आप ये बोलो कि 100% ही एनसीईआरटी में से आता है। और फिर भी बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई आपको क्या ना, आपको बेसिक बेसिक चीज आनी है। ठीक है ना, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है या थोड़ा लगता है कि बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो तो टीचर बताएगा ना कि उसको क्या बताना है। आप ऐसे ही कंटेंट पढ़ते जा रहे हो। आपने जो कंटेंट एनसीईआरटी में मान लो 10 लाइन का है, आपने उसको 5-6 पेज बना लिए। और उस लेवल पे जो जो होता है, भाई आप देखो इस लेवल पे तो चीजें और वास्ट है। कुछ कुछ एंड थोड़ा है, आप जितना पढ़ते जाओ कुछ ना कुछ आपको नया मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि जो हम पढ़े वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये टेबल है, ठीक है, तो कोई सोच समझ के मैंने आपको कहा कि अब आपको कि ये तो कैसे याद होगी। ठीक है, ये तो नहीं याद हो सकती। अगर मैंने ये मान लिया तो मैं तो वहीं वहीं बात खत्म होगी ना, क्योंकि और पेपर में क्वेश्चन आ गया। जस्ट इमेजिन। क्योंकि वही होता है ना, कई बार हम इतना कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन जो चीज़ हम स्किप कर देते हैं वही पेपर में आ जाती है। तो इसलिए ये जो कैलकुलेशंस हैं, मतलब वो हमने कर रखी हैं। ठीक है, अपने लेवल पे जो भी हमारी समझ है, बाकी तो चलो सबको अपना अपना लेवल पे होता है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि, क्योंकि कई कहते हैं हम प्रॉमिस करते हैं हम ये करा देंगे, अब जब तक बच्चा ही नहीं पढ़ेगा टीचर क्या कर लेगा बताओ। तो पढ़ना तो आपको ही है ना। ठीक है, तो आपको अब ये होता है कि मैंने अगर मेरे को एक इंफॉर्मेशन है, और अब अच्छी बात है कि मुझे लग रहा है कि ये मतलब याद करना मुश्किल है, तो वो तो मेरे लिए एक टास्क है। तो उस टास्क को करो, फिर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आया, फिर ये उसी का होगा ना जिसको पता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे, अब वहां पर आगे क्या होगा, जब मैं आपको स्ट्रक्चर्स, जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा पहले। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये देखो ये स्ट्रक्चर्स हैं। फिर आप स्ट्रक्चर को देख के बताओगे कि ये पायरुवेट है, ये ऑक्सैलो एसीटेट है। फिर आपको ये याद होना चाहिए कि पायरुवेट से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बनता है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी पता क्या था, उसमें सिर्फ एक पता था ना तो आंसर हो गया था बस। जैसे जिसको एक, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन हमने करा ना पेप्टाइड वाला, जैसे एक का चार्ज आ गया। अब ये है ना, पेपर में यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता। आपको पता लग गया ना कि इसका चार्ज ये है, बस एक बार उसको देखो कि सही निकाला ना मैंने। और ये ना हो कि वो भी आप गलत निकाल दो, क्योंकि वो गलत कर दिया क्या बता, वही एक ऑप्शन में हो फिर पूरा क्वेश्चन गलत। जैसे हमने -2 निकाला, सिर्फ एक ही ऑप्शन में चार्ज -2 था। अब वहां पर इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना कि बाकियों के भी चार्ज निकालते हैं या उसका सेकंड पार्ट क्या है। क्वेश्चन हो गया बस खत्म। यहाँ पे टाइम हमें सेव करना होता है कि हमें, अभी तो चलो हम यहाँ पे अभी तो तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी तो चलो हम होता है कि चलो सबका निकाल देते हैं। वहां पे क्या करना है, एक का आ गया, जैसे हमने मैच करा, मैच द फॉलोइंग, इसका ये बन रहा है, 4 ऑप्शन देखी, एक ही ऑप्शन में बस ये सही है, बस खत्म। ये नहीं कि बाकियों का तो मुझे पता ही नहीं है, या बैठ जाए वहां पे कि यार ये तो सर ने बताया ही नहीं था। भाई जो बताया वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो बस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो एज वी नो कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अभी तक हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब जैसे पेप्टाइड्स होते हैं, जैसे आपने कहा टाई पेप्टाइड होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, या प्रोटीन्स होते हैं। तो अमीनो एसिड कैसे लिंक होते हैं आपस में, पेप्टाइड बॉन्ड से। ये एक तरह से अमाइड बॉन्ड होता है, कैसा होता है, अमाइड। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स आर linked together by a peptide bond। और ये किस तरह का बॉन्ड होता है आपका, एक एमाइड बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास एक अमीनो एसिड है, कार्बन। ठीक है, अब जैसे वो है ना कि इधर मैं NH2 लिख देता हूं, या NH3 पॉजिटिव जो होता है, यहां पर आपने H लिख दिया, यहां पे आपने R लिख दिया, जो भी साइड चेन है। अब ये इसका COH, पहले वाले अमीनो एसिड का COH, और ऐसे ही जो दूसरा अमीनो एसिड होगा उसका
NH2, क्योंकि ये रिएक्शन है किसके बीच में, एसिड और अमाइड के बीच, एसिड और अमीन के बीच में, जैसे इसका NH2, और यहां पर वही जैसे H लिख दिया, R ग्रुप है, और ये इसका COH है। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, किसका मॉलिक्यूल निकलेगा आपका, एक वाटर का। जैसे ये देखो यहां से, इसका OH, इसका H। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना इसे हम क्या बोलते हैं, आपका पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया भी था ना कि वैसे तो वेट कितना होता है, 128 एक अमीनो एसिड का। लेकिन क्या होता है ना, जैसे अभी देखो इस अमीनो एसिड का H निकला है, अब ये जब आगे बॉन्ड बनाएगा इसका OH निकल जाएगा। सिर्फ आप ये मान के चलो कि पहले अमीनो एसिड का जैसे सिर्फ OH निकलता है, और लास्ट वाले अमीनो एसिड का सिर्फ, जैसे इसमें से OH निकला है ना, और लास्ट वाले में क्योंकि उसका COH फ्री होता है तो उसका सिर्फ H निकलता है। ठीक है, बाकी बीच में जितने भी अमीनो एसिड हैं, एक तरफ उसने, एक तरफ उसके NH2 ने COH के साथ बनाया है, और उसके, और उसका जो COH है उसने आगे वाले के NH2 के साथ बनाया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन गया आपका, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, CONH। ठीक है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्वियसली कब बनता है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, कौन बनाता, कौन सा एंजाइम बनवाता है पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसलेशन के टाइम पे, जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कौन सा एंजाइम बनवाता है। नहीं, वो तो टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड लगाता है, जिसे बोलते हैं अमीनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है ट्रांसलेशन के टाइम पे, ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनवाता है, राइबोजाइम। नहीं, राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री होगी ना, राइबोसोम तो वो जगह है जहां पे प्रोटीन बनता है, एक्चुअली राइबोजाइम। ठीक है, एक्चुअली बैक्टीरिया में होता है 23S राइबोसोमल आरएनए, जिसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है, और यूकैरियोट्स में ये एक्टिविटी किसके पास होती है, 28S राइबोसोमल आरएनए के पास। किसके पास होती है, 28S राइबोसोमल आरएनए। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्योंकि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इसको 23S और 28S राइबोसोमल आरएनए बनवाते हैं। बैक्टीरिया में 23S राइबोसोमल आरएनए के पास ये एक्टिविटी होती है, यूकैरियोट्स में 28S के पास ये एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक बार एक और क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, उसने क्वेश्चन पूछा कि जो सेलुलर अमीनो एसिड्स हैं, सेलुलर अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होता है, कि जो अमीनो एसिड सेल के अंदर है। ठीक है ना, सेलुलर अमीनो एसिड। उसने पूछा कि जो सेलुलर अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एक बॉन्ड तो आपको पता लग गया कि जो भी हमने डिस्कस करा, दैट इज योर एमाइड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड एक तरह से कैसा बॉन्ड होता है आपका, इट इज ए एमाइड बॉन्ड। ठीक है, तो उसने क्या पूछा कि जो सेलुलर अमीनो एसिड है वो कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, तो एक तो था एमाइड। ठीक है, दूसरा उसमें क्या था, दूसरा था आपका एस्टर। दूसरा क्या था, एस्टर। देखो क्या है ना, वैसे तो आप COH NH2 वो तो अलग अलग रिएक्शंस दिखा सकते हैं, बट सेल में जो अमीनो एसिड है, जब अमीनो एसिड एक प्रोटीन का पार्ट बनता है तो एमाइड बॉन्ड होता है। एस्टर बॉन्ड कहां पर होता है, जो आपका ये टीआरएनए है, एक्चुअली जो टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड लगा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना कि ट्रांसलेशन के टाइम पे जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड को लेके आता है। तो टीआरएनए, जैसे टीआरएनए का OH ग्रुप होता है, अमीनो एसिड का COH ग्रुप होता है, तो टीआरएनए और जो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है आपका, एस्टर बॉन्ड। तो उसका आंसर ये था कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है अमीनो एसिड का, वो कौन कौन से बॉन्ड बनाता है, तो एक था एमाइड, दूसरा था एस्टर। ठीक है, एस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है, टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में। किसके बीच में होता है,
टीआरएनए एंड अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है, किसके बीच में होता है आपका? टीआरएनए एंड अमीनो एसिड्स के बीच में। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं हम। तो 23S राइबोसोमल आरएनए एंड 28S राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि इनके पास कौन सी एक्टिविटी होती है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। ठीक है, फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो आपका रिजिड एंड प्लेनर होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड एंड प्लेनर। पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड एंड प्लेनर। पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड एंड प्लेनर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस वजह से रिजिड होता है। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो अभी हमने, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाऊं तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनाया है? सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यही बनाया है। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये भी जिस कार्बन से अटैच है वो जैसे अल्फा कार्बन होगा, ये वाला भी अल्फा कार्बन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड किस वजह से होता है? ये जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हम पढ़ते थे ना कि एसिड डीलोकलाइजेशन होती है। ठीक है ना, जैसे हम रेजोनेंस बोलते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आपके जैसे लॉन पेयर इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, इसकी वजह से यहां पर ना पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। वही होगा ना कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये रिजिड है। ऑब्वियसली अगर पूछा जाए कि सिंगल और डबल बॉन्ड में से कौन सा रिजिड होता है, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड ज्यादा रिजिड है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया आपका? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या आ गया आपका? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इस वजह से पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है आपका? रिजिड एंड प्लेनर। ठीक है, अब वो क्या होता है ना, जैसे आपको ना वो आपको अलग अलग बॉन्ड बोलेगा, जैसे वो बोलेगा कि सी अल्फा सी। ठीक है, एक उसने लिख दिया सी एन। ठीक है, एक उसने लिख दिया एन सी अल्फा। ठीक है, तो आपको पता है ना ये जो सी और एन है, ठीक है, जैसे इसको भी नंबरिंग दे देगा, जैसे इसको आपने सी वन लिख दिया क्योंकि तो सी ओ एच का है, तो सी वन और एन के बीच में की वजह से ये बॉन्ड रिजिड है। ठीक है ना, क्योंकि सी अल्फा सी में तो सिंगल ही बॉन्ड है। ठीक है ना, और एन सी अल्फा में भी सिंगल ही बॉन्ड है। तो वो आपसे पूछेगा कि कौन से बॉन्ड की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड आपका रिजिड है। उसका आंसर क्या होगा? जो बॉन्ड आपका सी और किसके बीच में है? एन के बीच में। इस वजह से आपका पेप्टाइड बॉन्ड क्या आपका? रिजिड है। कैसा है वो आपका? रिजिड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड एंड प्लेनर। तो रिजिडिटी किसकी वजह से है? ड्यू टू द बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे आप ये देखो डायग्राम भी बना रखा है, जो भी मैंने आपको दिखाया यही बनाया ना हमने कि सी अल्फा सी डबल बॉन्ड हो एन एच सी अल्फा। अब देखो उसने वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डीलोकलाइज कराया, तो जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ये उसने पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दिखा रखा है। अगर आप ये चीज को देखोगे तो जैसा आपको देखो ना यहाँ पर आपको डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये जो जैसे अब देखो ना एक फॉर्म ये भी दिखा रखी है कि सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया, यहाँ दिखा नहीं रखा। तो ये जो सी और एन है, देखो सी और ओ के बीच में बॉन्ड तो पहले से ही था, बट ये जो सी और एन है इनके बीच में वैसे हम सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, बट इस पर्टिकुलर डीलोकलाइजेशन की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। और ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है आपका? रिजिड। कैसा होता है आपका? रिजिड। ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड करेक्टर हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसा होता है आपका? रिजिड। ठीक है, फिर हम एक डायहेड्रल एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी चलो थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं, बाकी फिर इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर हम दो एंगल्स की बात करते हैं, एक होता है साई, एक होता है फाई। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि जो, जैसे ये मान लो आपका CONH, ये आपका सी अल्फा, ये सी अल्फा। ठीक है, जो एन और सी अल्फा के बीच में बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं हम फाई। और जो सी अल्फा और सी के बीच में बॉन्ड होता है, मतलब ये आपका सी अल्फा और ये CO, ये कौन सा सी होगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है, सी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, सी अल्फा सी के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं हम साई। और एन सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं फाई। और इनको हम क्या बोलते हैं, डाई हेड्रल एंगल्स। क्या बोलते हैं, डाई हेड्रल एंगल्स। क्योंकि इन एंगल्स के बेसिस पे हम एक प्लॉट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें हमें एंगल्स के कॉम्बिनेशन के बेस पे पता लगता है कि वो अल्फा हेलिक्स बनाएगा, बीटा शीट बनाएगा। ठीक है, और इस पे जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो थोड़े से आप कह सकते हो कि, क्योंकि थोड़ा सा एक तरह से प्रैक्टिकली, ठीक है, जैसे होता है ना प्रैक्टिकली हम उस चीज को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़े से यू कैन से कि टफ हो सकते हैं, बट वो है ना कि पहले आपको बेसिक थ्योरी पता हो, फिर बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रामाचंद्रन प्लॉट होता क्या है। तो रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो हम साई फाई के बेस पे बनाते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो अब एक एक प्रोटीन है। अब वो डिपेंड करता है ना प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे साइफाई होंगे। जैसे अब यहाँ पर ये देख लो, ये एक साइफाई ये रहा, फिर ये रहा आपका साइफाई। मतलब जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है ना, उसके एक तरफ फाई है, एक तरफ साई है। जैसे होगा ना, अब जैसे हम सिर्फ अभी इसकी बात करें, ठीक है, जैसे मान लो हम इसी की बात करते हैं, ये आपका CO है। ठीक है, इस C ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, सी अल्फा के साथ। ठीक है, इसके N ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, अगले वाले C के साथ। यही होगा ना, आप यहां पर देखो कि ये जो बॉन्ड है, अब ये जो CO, ये आपका CO है और ये NH है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको शो करें, ये CO है और ये NH है। ठीक है, ये देखो ना, उसने लिखा हुआ है कि NC अल्फा, फिर क्या लिखा उसने, C अल्फा C, फिर उसने लिखा CN। तो जो NC अल्फा है उसके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है आपका, फाई। और C अल्फा C के बीच में बॉन्ड क्या होता है आपका, फाई। अभी एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे जो ग्लाइसिन हमने पढ़ा था, वो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, क्योंकि उसमें साइड चेन होती है बस हाइड्रोजन। वो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखाता है साई फाई के। ठीक है ना, वो बड़े सारे एंगल्स बना सकता है। देखो क्या है ना, एक अमीनो एसिड ने दूसरे अमीनो एसिड, एक मान लो एक अमीनो एसिड है बीच में है। ठीक है, उसने इधर भी बॉन्ड बनाना है, इधर भी बॉन्ड बनाना है। वही है ना, एक तरफ साई है, एक तरफ फाई है। तो जिस, जैसे अब ग्लाइसिन सबसे सिंपल होता है, जैसे एक लाइन भी आती है, सबसे ज्यादा साई फाई की कॉम्बिनेशन ग्लाइसिन दिखाता है। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है ना, ग्लाइसिन ने राइट वाली तरफ किस अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रखा है, लेफ्ट वाले में किसके साथ बना रखा है। लेकिन जो प्रोलीन होता है, क्योंकि उसमें साइक्लिक होता है वो, जैसे प्रोलिन हमने पढ़ा था ना, इट इज साइक्लिक, उसकी जो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो सबसे कम कॉम्बिनेशन दिखाता है साइफाई के, क्योंकि वो ज्यादा दिखाई नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो जो NH2 पॉजिटिव है या जो नाइट्रोजन है जिसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, वो तो रिंग का ही पार्ट है। तो सबसे कम कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोलिन दिखाता है। ठीक है, तो ये हम ना, आप जैसे जैसे थ्योरी पढ़ोगे, पहले थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया लेंगे रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है, और फिर हम क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इजी भी आते हैं, थोड़े से टिपिकल भी आते हैं, बट आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली, अब जैसे अब एक पेप्टाइड की बात हो रही है या एक प्रोटीन की बात हो रही है जिसमें 100 अमीनो एसिड हैं, तो उसमें तो बड़े सारे साइफाई होंगे। ठीक है, तो लास्ट में जो साइफाई आएगा, जैसे एक ओवरऑल एंगल आएगा, वो डिसाइड करता है, या उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो क्या बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं अब वैसे आपको एक प्लॉट दिखा देता हूँ, डिस्कस तो इसको हम बाद में करें। जैसे एक प्लॉट है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ना, जैसे ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ना एंगल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मान लो हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते थे, कि दोनों एंगल प्लस होते हैं। ये होता है ना कि एक्स एक्सिस भी प्लस है, वाई भी प्लस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे फाई, और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा हुआ है, साई। तो जैसे अगर दोनों एंगल प्लस हैं, तो वो क्या बना रहा है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो एक बात अगर मैं आपको कहूं, अब एक प्रोटीन है,
उसके अंदर मान लो हमने कह दिया 100 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने कह दिया वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बना रहा है, तो क्या उसके अंदर सारे एंगल प्लस होंगे? सारे एंगल प्लस प्लस होंगे। जैसे 100 अमीनो एसिड है उसमें तो 99 तो पेप्टाइड बॉन्ड बने होंगे, तो सारे एंगल प्लस प्लस होंगे। ऐसा नहीं है ना, ये ओवरऑल है। मतलब वो हमें नहीं करना कि लास्ट में एंगल वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी हमने हमें इसमें नहीं जाना कि कैसे वो सैंपल को प्रोसेस करते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं। लास्ट में एंगल प्लस प्लस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। बट इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर जितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं सारों के एंगल प्लस प्लस है, ठीक है ना। सारों के एंगल, अब प्लस 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 माइनस वही होता है ना, जैसे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरह बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। वो तो बड़े सारे फैक्टर्स होंगे जो इस चीज में रोल प्ले करेंगे। बट ये कहना, अगर एक प्रोटीन मैं कह रहा हूं कि वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, और ये लास्ट का एंगल है, लास्ट का मतलब जो ओवरऑल एंगल आया है, ओवरऑल जो लास्ट में एंगल आया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है उसमें जितने पेप्टाइड बॉन्ड है वो सारे प्लस प्लस हैं। कुछ प्लस प्लस भी होंगे, कुछ माइनस प्लस भी होंगे, कुछ प्लस माइनस भी होंगे, कुछ माइनस माइनस भी होंगे। बट लास्ट में जो फाइनल एंगल आया है उसका, वो प्लस प्लस आया है। इसलिए वो, मतलब ये तो उन्होंने स्टडीज के बेस पे ही देखा ना कि ये लेफ्ट हैंडेड है। ऐसे अगर दोनों एंगल, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके दोनों एंगल माइनस होंगे, तो वो कौन सा हेलिक्स है? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे अब एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था कि वो आपको ऐसा डायग्राम दे देंगे, जैसे ए बी सी लिख देंगे, और आपको बताना होगा कि जैसे अगर मान लो उसने यहाँ पे ए लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स आता है। यहाँ पे मान लो उसने बी लिख दिया तो यहाँ पे राइट हैंडेड हेलिक्स आता है। और इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन आया था, जैसे ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, इनकी पोजीशनिंग भी, जैसे आपको, अब आपको ये नीचे दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये एंटी पैरेलल बीटा शीट है, ये आपकी पैरेलल बीटा शीट है, ये कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। उसने तो पेपर में ऐसा भी दे दिया था कि जैसे ये पोजीशनिंग आपको दिख रही है ना, जैसे ये बच्चों ने जज कर लिया, ये जज कर लिया। अब इसमें ये याद रखना था कि मतलब जैसे ये दोनों दे रखे हैं, अब ये थोड़ा इधर है, ये इधर है, तो आपको पता होना चाहिए था कि ये ट्रिपल हेलिक्स है, ये एंटी पैरेलल बीटा शीट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको इतना भी वो नहीं जाना है। अब आप ये कहो ना सर एंगल्स प्लस प्लस कैसे आ रहे हैं, दिस इज नॉट आवर कंसर्न। यू नीड टू रिमेंबर, आपको याद ही रखना। और जैसे मैंने आपको एक लाइन बताई, एक अगर कोई अल्फा हेलिक्स बना रहा है, ठीक है ना, मान लो उसके अंदर मैंने कह दिया दिस मच नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, तो ऑब्वियसली उसने बड़े सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पेप्टाइड बॉन्ड प्लस प्लस होंगे, ठीक है। ये तो लास्ट में जो एक उन्होंने जैसे भी कैलकुलेशन करके लास्ट में जो एंगल निकाला है, अगर प्लस प्लस है तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, अगर माइनस माइनस है तो वो आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच से ज़्यादा है, पीएच से कम है, ये हमने सब सीखा। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने आपको बताया पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कौन से बॉन्ड की वजह से रिजिड होता है, और डायहेड्रल एंगल्स को फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वही होता है ना, आने को क्वेश्चन इजी भी आ जाएगा, आने को थोड़ा सा टिपिकल भी आएगा, क्योंकि इसके हमने अलग से क्वेश्चन सेपरेट कर रखे हैं। पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, फिर आप वो ट्राई करोगे, क्योंकि काफी पॉइंट्स जो हैं रामाचंद्रन प्लॉट के आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही पता लगेंगे। और या तो आपको उसको बेसिकली यू विल कम अक्रॉस, और आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उन क्वेश्चंस के थ्रू ही पता लगेंगे, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चंस हम करेंगे तब आपको वो पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसके अंदर फिर रामाचंद्र प्लॉट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।